नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में। आज के हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में देखिए, कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादे हो तो परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो, आपको सफल होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। न्यूज 21 की खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान जो है उनकी दास्तां भी कुछ ऐसी है। आइए हम मिलाते हैं सामाजिक संस्था अमृत ग्रुप के संस्थापक और समाज सेवी राजन सरदार से। राजन जी, न्यूज 21 के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना जो कीमती वक्त निकाला है। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आपके बारे में सुना था और आज हम और हमारे दर्शक आपके बारे में काफी कुछ जानेंगे। राजन जी, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अमृत ग्रुप क्या है और इसका विचार आपके मन में कैसे आया? जी, ऐसा है जी, अमृत ग्रुप एक सेवा का नाम है। वैसे तो मेरी मम्मी जी का नाम है। अमृत जी, आपकी अमृत माता कौर जी का मेरी नाम? मम्मी जी का नाम है, अमृत जी। तो मैंने मेरी मम्मी जी के नाम से ही सेवा करनी चाहिए और इसलिए मैंने मेरी मम्मी जी के नाम से ही अमृत ग्रुप को नाम दे दिया। प्रेरणा आपको वहां मेरी से मिली है? मम्मी जी के नाम से ही लेके मैंने अमृत ग्रुप नाम दे दिया। अमृत ग्रुप नाम दे दिया जी। आपने, तो चलिए बहुत बढ़िया। अमृत ग्रुप के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे कि क्या काम, क्या होता है इसमें, थोड़ा सा डिटेल में अगर मैडम हम जी, बात इसमें करें तो? सिर्फ समाज सेवा है। जी। जे किसी बच्ची की शादी है या किसी का इधर कोई ऐसा इलाज है जो सब शादी है, इलाज है, या फिर इधर कोई भी परिस्थिति, जैसे बीच में कोरोना वायरस आया, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लोगों को अन्न पहुंचाना, उनकी मदद करनी, उनको मेडिकल सुविधाएं कराना, पशु पंछियों के लिए चारे का इंतजाम करना। लगभग 15 एक सालों से मैं सीमेंट निरंतर सेवाएं दे रहा है आपका ग्रुप निरंतर है? सेवाएं दे रहा है। जैसे सीमेंट की टंकियां वगैरह गर्मी आ गई हैं तो पूरे जयपुर में लगी हुई मिलेंगी आपको, इसी नाम से कि अमृत ग्रुप, राजन सरदार के नाम से। माता जी के नाम से आपने, जी। बहुत ही बड़ी बात है। माँ से बड़ा कहते हैं ना योद्धा कोई नहीं होता। ये बात मुझे इसलिए याद आई, पता नहीं क्यों, जब मैं आज ऑफिस आ रही थी तो मेरे मन में ये बात चल रही थी और आज देखिए ये बात सामने आ ही गई। चलिए बहुत अच्छा राजन जी, हम काफी कुछ आपसे बातचीत करेंगे और वाकई में मैं आज आपसे काफी कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने राजन जी की बायोग्राफी पढ़ी, जब उनके बारे में पढ़ा, तो लगता है कि जब ऐसे लोग जमीन स्तर से उठकर जब कुछ करते हैं तो काफी प्रेरणा मिलती है। राजन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपका जन्म हुआ है, संघर्ष भरी जो आपकी जिंदगी रही, लेकिन आपकी सफलता, आपने फिर भी सफलता पाई और समाज सेवा को भी अपनाया है। लखनऊ से जयपुर तक का सफर आपका कैसे रहा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। लखनऊ से जयपुर का सफर ऐसे रहा कि उस समय, जिस समय की मेरी उम्र है, मैं जयपुर आया था, उस समय क्या बॉलीवुड का बहुत तगड़ा दौर था और अच्छा। लोगों को लगता था कि बम्बई जाके हम सब हीरो बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही लगता तो था। मैं उस संदर्भ में जयपुर होता हुआ बम्बई जाने के मन में था, लेकिन जयपुर आके ही जयपुर में ऐसा रुक गया कि आगे बढ़ ही नहीं पाया। कोई भगवान की ऐसी लीला रही कि मैं जयपुर का जयपुर में ही रह गया। बढ़ नहीं पाए आप? बढ़े नहीं नहीं, मगर इसके आगे? जयपुर से आगे, जयपुर से आगे नहीं जयपुर बढ़? से आगे बढ़ नहीं पाया बिल्कुल। कि जयपुर में एक ऐसा मैग्नेट है जो आदमी को यही रोक लेता है, यही रोक लेता यही रोक है। लेता है, इसलिए जयपुर से आगे मैं बढ़ नहीं पाया। लेकिन जयपुर में आने के बाद मुझे जयपुर से बहुत कुछ मिला हम्म। और ये बहुत कुछ तो क्या, मुझे सब कुछ जयपुर से ही मिला। जयपुर से मिला? जब सब कुछ जयपुर से ही जयपुर मिला। के लोग हैं अच्छे, राजस्थान के ही लोगों में आपस में बड़ा प्यार है, मिठास है, नहीं? बिल्कुल है। यहाँ का बातचीत, बोलचाल, भाषा सब बहुत बढ़िया है। तहजीब, और संस्कृति, तहजीब है, संस्कृति है हमारे यहाँ। इतिहास। और यही मेरी शादी भी यही हुई। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी बारे में जानना ही चाह रहे थे कि सर ने देखिए बात कर दी कि चलिए सर बहुत कुछ बातचीत करेंगे आपसे, पर अभी इस वक्त हम परिवार के बारे में आपके जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो संघर्ष है उसमें आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक फैमिली मेंबर्स का रहा है, कदम से कदम मिलाकर उन्होंने साथ दिया। तो परिवार के बारे में आप कुछ बताएं, आपके माता पिता के बारे में बताएं, उन्होंने क्या आपको लेकर सपने देखे थे, आपकी शादी कब हुई, आपकी जीवन संगिनी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए अपने बारे में। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए क्या सपने देखे थे वो तो मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि मैं 8 साल की उम्र में था, मम्मी पापा मेरे एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए थे। उसके बाद मैं जयपुर आ गया था, उसी देखते देखते फिर जयपुर आया। जयपुर में गीता देवी नामक लड़की से मेरी शादी हुई है और उस शादी होने के बाद मेरे जीवन में काया पलट आ गई। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई। हाँ, जी जी जी। उनके वो भी परिवार ऐसे ही था, गरीब परिवार था, मैं भी मध्यम परिवार, मतलब मध्यम भी क्या, बहुत गरीब से परिवार थे, जिसको इधर कह सकते हैं इधर कि अपने हिसाब से थे। लेकिन शादी होने के बाद कुछ काया पलट ऐसी हुई कि उनके आने के बाद शायद जीवन में
कुछ सपने कुछ अधूरे थे जो पूरे हो गए। उनके पैर इतने शुभ थे, हम उनके कह पैर सकते इतने शुभ थे और हैं हैं, कि बिल्कुल मैं उनके वही कहना पैर चाह इतने रही थी, शुभ होते पैर इतने हैं, शुभ इतने है शुभ उनके। थे कि मैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया। उसके बाद आज भी मेरे जीवन में मेरे सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत जो है वो मेरी घरवाली है, जिसने बहुत हर अच्छी कदम बात पे है, मेरा साथ दिया है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे हिंदू संस्कृति में वैसे भी जो नारी को एक देवी का रूप कहा गया है, कहा गया है कि अगर आप नारी का सम्मान करते तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज सर से बात किया, सर ने जिस तरीके से अपनी धर्मपत्नी को अपनी सफलता का एक श्रेय दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लगता है। आपके बच्चे कितने हैं, क्योंकि हम आपके बारे में थोड़ा सा इसलिए जानना चाहेंगे, अक्सर सर को हमने समाज सेवा करते हुए देखा है, अलग अलग कार्यक्रमों में आप शामिल होते हैं, अपना पूरा योगदान देते हैं, पर पर्सनल जिंदगी के बारे में इतनी बातचीत नहीं कर पाते। तो आज हमें ये मौका मिला है तो हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, तो बताएं आपके बच्चे बिल्कुल कितने जी, हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। जी, बच्चे ये क्या करते हैं आपके? मेरे बड़ा बेटा यशवंत सिंह, हाँ। वो इवेंट का काम जी। संभालते हैं और छोटे बेटे टेंट हाउस संभालते हैं। बिल्कुल। और बेटी मेरी छोटी वो पढ़ रही है। बेटी पढ़ रही है, आपकी बेटी जी, कौन सी क्लास में है सर? अभी तो वो 5th में है। छोटी है अभी, जी, मतलब छोटी है। उनकी बेटी है जो अभी छोटी है, और आपके जो दोनों बेटे हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। सर, अब हम बात कर लेते हैं, पूरी तरह से समाज सेवा के लिए आप समर्पित रहे हैं, जिसमें गौ सेवा हो गई, पशु पक्षियों की सेवा हो गई, जरूरतमंद की सहायता हो गई, बच्चियों की शादी हो गई। पर ये सब जब, ये जो प्रेरणा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी शुरुआत में, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बस प्रेरणा का स्रोत ही यही है कि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। प्रेरणा का स्रोत ही यही है, क्योंकि जब आदमी खुद किसी मुसीबत से गुजरता है ना, तो उसको लगता है कि अपनी जगह स्टैंड होने के बाद मैं ऐसे लोगों की मदद करूं कि जो व्यक्ति इस लायक नहीं है। जी। जब हम नहीं थे इस लायक, हमें भी स्टैंड होने में बहुत टाइम लगा, जी। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसकी मैं मदद कर सकूं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जैसे हम ब्लड कैंप लगाते हैं, सालों से लगा रहे हैं, तो उस ब्लड कैंप के अंदर हमसे जब कोई ब्लड मांगता है ना, तो हम किसी भी जाति किसी विशेष वर्ग को नहीं देखते। हमें ये पता होता है ये पेशेंट है और उसको ब्लड की रिक्वायर्ड है, ब्लड की तो रिक्वायरमेंट हम है। उसको ब्लड अवेलेबल कराते हैं। आज किसी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई जरूरत होती है तो उसको जाति धर्म से नहीं देखा जाता है, बिल्कुल उसको ये देखा जाता है कि इसको नीड है, इसको ये चीज मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इसलिए हम उस चीज को करते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर, जब आप किसी भी काम को अपने सच्चे मन से, हृदय से और ईश्वर को साक्षी मान के करोगे ना, तो आपको कभी भी तरक्की होने से कोई रोक भी नहीं सकता। नियत साफ हो, मन और में दृढ़ मंजिल संकल्प हमेशा हो, आपके पास रहेगी, आसान नहीं, मंजिल पास ही रहेगी। मंजिल पास ही रहेगी। और सर ने बहुत बढ़िया बात कही है, जिसमें एक बात है कि आपको दूसरे की भूख का एहसास तभी होगा जब आप खुद भूखे रहते हैं। इनकी स्थिति ऐसी थी उस समय पर कि इन्होंने अपनी स्थिति से उठकर कुछ बड़ा किया। तब इनको लगा कि जब मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो मुझे दूसरों के लिए करना चाहिए। जब मैं इन तरह के जो लोगों से, सज्जनों से मिलती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। राजन जी से हम काफ़ी सारी बातचीत करेंगे। राजन जी, अब मैं जानना चाहूँगी, देश और दुनिया और राजनीति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देश में क्या जो बदलाव आया है, क्या है, और क्या कुछ बदल जाना चाहिए? आपके अपने विचार क्या है अपने देश के प्रति, राजनीति के प्रति? मैं इससे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरे राजनीति के प्रति इतने विचार हैं कि आज की तारीख में इन 10 सालों में जो देश में राजनीति में अलग तरह के काम हुए हैं, ये हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानियों के पक्ष में, और हिंदुस्तानियों के पक्ष में, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के पक्ष में। और ऐसी ही सरकार रहनी चाहिए जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के पक्ष में रहे। आज शायद हमारे कानों को पिछले 10 सालों से कभी सुनाई नहीं पड़ा कि अपने आप किसी भी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, उसमें बम हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। आज से 10 साल पहले हम कहीं भी सफर करते थे, ट्रेन में, बस में, लिखा भी रहता था, लिखा रहता था और बार बार अनाउंस होता था, किसी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, बिल्कुल दुर्घटना दुर्घटना हो सकती है, बम ब्लास्ट हो सकता है, आप कहीं भी, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उस समय क्या था और आज के समय फर्क सिर्फ इतना आया है कि हमने एक मजबूत सरकार को चुना, मजबूत नेतृत्व को चुना। उस नेतृत्व और उस सरकार के वजह से आज हम और हमारा देश सुरक्षित है और विश्व में हम विश्व गुरु बनने के बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं। कि हम विश्व गुरु, पहले भी हमारा देश सोने की चिड़िया था, लेकिन हमारे कुछ राजनीति नेताओं ने इस देश को इस जगह ले आके छोड़ दिया था कि हमारे पास, शायद हमारी फौज के पास कुछ संसाधन भी नहीं बचे थे और ये कहा जाता था
कि आज अगर युद्ध हो गया तो हमारे पास 15 दिन का भी बैकअप नहीं है। आज हम विश्व की तीसरी शक्ति में गिने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए गिने जा रहे हैं कि हमने अपने तन मन धन से एक अच्छे नेतृत्व को चुना है, एक अच्छे नेताओं को चुना है, और मैं चाहूंगा ऐसे ही नेता और ऐसे नेतृत्व को हमेशा चुनते रहे। जैसे कि आपने इतनी बढ़िया बात कही, और जो भी बोला आपने इन बातों में बिल्कुल सच्चाई है। हमारा देश अब विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव है, आप ज्यादा नहीं समय लूंगी आपका, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे हाँ, दिया। मैं समझ गई आपकी बातों में, मैंने देख लिया ये चीज, मैंने सुना सर। मैं पर फिर ये भी मैं जानना चाहूंगा चाहूंगी। कि लोकसभा में जो ये कह रहे हैं ना 400 तो एक मामूली सा आंकड़ा रह गया, सिर्फ एक शब्दों में रह गया 400, वरना ये क्लीन स्लिप है, बिल्कुल क्लीन जीतने वाली बात है। मैं आपका इशारा समझ रही हूँ, बीजेपी की ओर है आपका इशारा। 100% बीजेपी की ओर है, और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही सरकार बनती रहे, और बढ़िया बीजेपी के नेता जो है वो सरकार चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। बिल्कुल। देखिए, हम ये कहेंगे कि सरकार किसी की भी बने, पर उनका जो दायित्व है, उनका जो कर्तव्य है, वो अपना निभाएं, जनता के हित में काम करें। सर, हम बात कर रहे थे आपके बारे में, चलिए हम कुछ आपसे अब जानना चाहेंगे कि जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो भुलाए नहीं भूलता है आपसे, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा पल जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के बीच में। मैडम जी, याद को जीवन में तो ऐसी ऐसी यादें हैं कि हमने किसी समय फुटपाथ पे जीवन बिताया है। इसी जयपुर में रामनिवास बाग के फुटपाथ पे मैंने जीवन बिताया है, और जीवन बिता के बहुत संघर्ष करके मैंने शायद शहर शहर राजस्थान के जाके जुराबे बेची हैं। जी बिल्कुल। उन सफर को याद करते हुए आज भी सोचते हैं, इसीलिए इतनी मन में करुणा रहती है लोगों के प्रति कि ऐसा जैसा हमारे साथ हुआ है औरों के साथ नहीं हो, उनको ऐसी मौके पे मदद मिले और ऐसी मौके पे चीजें मिले जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सके। सर, देखिए, मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रही थी क्योंकि बात ये होती है कि जब आप जैसे लोग जो इतना आगे आते हैं, इतने नीचे स्तर से उठकर इतनी मेहनत के बाद, तो आप जैसे व्यक्तियों से लोगों को जो है जनता जो हमें देख रही है, उनको एक प्रेरणा मिलती है। आप अभी थोड़ी देर पहले जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो कोई किस्सा आप शेयर कर रहे थे, अगर आप कुछ करना चाहें। मैं जानती हूँ ऐसे अनगिनत किस्से आपके पास होंगे, एक दिन के इंटरव्यू में आप ये चीज़ें बता नहीं सकते हैं, पर कोई ऐसी बात बताएं जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको कोई प्रेरणा मिले आपसे, मतलब उनको लगे कि अगर वो किसी परेशानी में है तो निकल सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। एक साधु के पास कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि मुझे महाराज बता दो कि शादी करना सही है या गलत है। तो साधु ग्रस्त जीवन था साधु जी का, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आवाज दी, बोले एक लालटेन ले आओ। वो अंदर से माता जी लालटेन लेके आ गई और लाके रख दी। बहुत देर बीत गई, साधु महाराज ने उनको जवाब नहीं दिया बंदों को। तो बंदे बोले महाराज जवाब चाहिए। बोले मैंने उसी समय दे दिया। बोले क्या? बोले अगर जीवन संगनी आपके कहने पे चल रही है तो आपका जीवन कभी भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत आपकी घरवाली होती है, जो जब चाहे आपका जीवन बना भी सकती है और जब चाहे बिगाड़ भी सकती है। क्योंकि जीवन में इधर धर्म पत्नी वो है जैसे दिन और रात है। अगर रात को चांद नहीं निकले या सुबह सूरज नहीं निकले तो दुनिया चल नहीं पाएगी। उसी तरह के मियां और बीवी का रिश्ता है। मियां और बीवी का रिश्ता। सर से बात करके लगा कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर ने एक जो हस्बैंड वाइफ का, एक पति पत्नी का खूबसूरत रिश्ता है उसको उन्होंने बताया, प्रेजेंट किया, उस चीज़ को इतना मान सम्मान दिया। और ये इनकी बातों से मुझे अभी तक जो समझ में आया है कि आज अपने जीवन के जिस स्तर पर ये है, इसमें अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ये बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। और ये चीज़ चली जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। और भी हम आपसे जो है बातचीत जारी रखेंगे राजन जी। आपकी रुचियों के बारे में चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। खाली समय में आप क्या पसंद करते हैं? क्योंकि चलिए काम काज की हमने काफी सारी बातें कर ली, पर अब थोड़ा सा रुचि के बारे में बात करते हैं। संगीत सुनना पसंद करते हैं, लिखना सुनना पसंद करते हैं, क्या क्या पसंद है आपकी? मैं संगीत, पुराने गाने सुनना पसंद करता हूँ। और बाकी जब मैं खाली कोई गुनगुनाना चाहेंगे आप? अगर कोई पुराना गाना, अगर 2 लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। बिल्कुल, सबसे बड़ा जीवन में मेरे वही है। मुझे लगता है कि ये भी मैम को गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं और बिल्कुल बनता भी है। और जो मेरा खाली टाइम होता है वो मेरे बच्चों को, वहाँ हमारे मालवीय नगर में जयपुर में ही मेरा ऑफिस है, वहाँ मैं बच्चों को 7 दिन टॉफी बांटता रहता हूँ। अच्छा। मेरा समय वहाँ बीत जाता है बहुत अच्छी तरीके, इसलिए बड़ा आनंद आता है बच्चों के साथ।
चलिए। और जिन बच्चों को मैं टॉफियां बांटता था, आज शायद उन बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं। उन बच्चे और वो बच्चों आके के बच्चे गर्मी की छुट्टियों में आते हैं, बच्चियां आती हैं अपने ससुराल से और जाके कहती जाओ नानू से टॉफी लेके आओ। नानू से टॉफी लेकर आओ। कितनी अच्छी बात है, एक परिवार आपने, बहुत ही बड़ा परिवार आपने बना लिया है। हाँ, मैं ये जी, कह बहुत सकती हूँ, बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा परिवार बना लिया है। सर, और कुछ बताना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप कोई अपनी कोई भावनाएं शेयर करना चाहते हैं, कोई संघर्ष के बारे में, कोई ऐसा दिन जो आप भुलाए नहीं भूलता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की आपकी बात जो है आपके संस्थान के बारे में लोगों तक पहुंचे, कुछ प्रेरणा मिले, और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं इस वीडियो के बाद से जिनको कोई जरूरत है और वो आप तक पहुंच सके। मैडम जी, अगर मेरे तक कोई सी व्यक्ति की भी कोई जरूरत है, वो आएगा तो मैं 100% जहां तक संभव होगा उस बंदे की हर संभव मदद करूंगा। किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं आपको मेरा वो? नंबर लगभग सबके पास रहता है जी और जी। ब्लड बैंकों पे लिखा हुआ है मेरा नंबर। और जो मैं सीमेंट टंकियां हैं वो लगभग जयपुर में पूरी सब जगह है, हम्म। उनमें नाम लिखा हुआ है मेरा, तो रायन सदार आपके अमृत नंबर ग्रुप। वगैरह वहां से बिल्कुल। मेरे नंबर से मुझे कहीं भी कोई कांटेक्ट कर सकता है। मालवीय नगर सेक्टर 11 में मेरा ऑफिस है जयपुर में, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल जहां तक हर संभव मदद होगी मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था। किस तरह से इस ऐतिहासिक पल को देखते हैं आप? नहीं, देश के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल। ऐतिहासिक पल था। और उस दिन शायद मैंने मेरे मन की सारी मुरादें पूरी कर ली थी। मैंने हमारे मालवीय नगर सेक्टर 11 में मंदिर है, उसको पूरा सजवा रखा था। और मेरे ऑफिस के बाहर जो सजावट हुई थी वो आज भी वैसी की वैसी ही है। अच्छा, आज भी वैसी आज की भी वैसी वैसी की ही वैसी है? ही है। और बिल्कुल बहुत प्यारी सजावट कराई थी। और लगभग 2000 दीपक मेरे घर के आसपास मैंने लगवाए थे और 5100 दीपक से मंदिर में सजावट करवाई थी। 5100 दीपक जी, से मंदिर की सजावट करवाई सजावट थी। कराई और थी। 2000 से ऊपर दीपक मेरे घर के चारों तरफ लगा के बहुत प्यारी सजावट कराई थी। बिल्कुल, वो मेरे 5100 लिए दीपक। मेरे बालाजी की मैं पूजा करता हूँ, तो बालाजी के जो आशीर्वाद से। प्रेरणा स्रोत है वो श्री राम प्रभु है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इधर हमारे गुरु के भी गुरु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। इससे तो हमें वरदान मन मिले। में बहुत उत्साह था उत्साह था, कि प्रेम हम, था, भावनाएं प्रेम था। थी, भावुकता ऐसा लग थी। रहा था कि इधर आज हमारी सारी मुरादें पूरी हो गई। इतने भावुक थे। और हमें पूरा इधर, देश था, पूरी हमें जो दुनिया थी। जो भी लोग कहते हैं ना 15 लाख, हम्म तो हमें 15 लाख की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हम्म ना ऐसे 15 लाख चाहिए, हमें देश के अंदर ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जो हम सब भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत ही बढ़िया बात कही है सर ने। बिल्कुल सही बात है कि 15 लाख की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जो महिलाएं हैं जब सड़कों पर चले तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आज जैसे आप ये देख लो, हम किसी टाइम में कश्मीर जा नहीं पाते थे और आज कश्मीर आप जाओ ना आराम से। बिल्कुल। अमरनाथ यात्रा पे पत्थर चलते थे, आज कुछ नहीं है ऐसा। आराम से पर्यटक आप जाते आराम हैं। से जाओ ना, पर्यटक जा रहे हैं। आज हमारी जो, आज ये जरूरी नहीं है कि मेरी घरवाली हो, जो हमारी बहन है, जो हमारी बेटी है, वो किसी और की घरवाली बनेगी बिल्कुल। और किसी और की बच्ची हमारे घर की बहू बनेगी, तो सब सुरक्षित रहेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तब हम सुरक्षित रहेंगे। आज बिल्कुल। देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि हमेशा देश के प्रति वफादार रहे। किसी भी जगह पर देश के प्रति वो ऐसा कोई कार्य नहीं करे, ऐसा कोई समझौता नहीं करे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से हैं, हम नागरिक हैं, हम राज्य की राजनीति को नहीं समझ पाते, केंद्र की तो बिल्कुल। क्या कर पाएंगे। क्या समझ वो पाएंगे? बाहर जाके क्या साइन करते हैं हमें नहीं पता, वो क्या समझौते करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता लगता है उसके 10 साल 20 साल बाद कि आपके नेताओं ने ये समझौते करे थे। बिल्कुल। तो उससे क्या है, देश परिणाम की, से। उसके देश से जनता को क्या बहुत धक्का लगता है कि हमारे पूर्व में ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे साथ, हम उनको बहुत मान्यता देते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा करा है कि हम उस किसी भी चीज को आज सुधारने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि किसी को भी आज खराबी करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन उसको सुधारने में बहुत टाइम लगता है। सुधारने में बहुत समय लगता है। इसलिए लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं कि वो उसको सुधारते हैं। आज किसी एक्सीडेंट होता है तो वो 1 मिनट में होता है, लेकिन उसको सुधारने में डॉक्टर को 6-6 महीने लग जाते हैं, हड्डियां जोड़ने में। बिल्कुल सर। इसलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। भगवान का दूसरा रूप जी। का है। बहुत ही खूबसूरत बातें सर कही है आपने, और बिल्कुल सच्चाई आपने बोली। आपकी बातों से ही लग रहा है कि
कितना कुछ उतार चढ़ाव, कितने आपने दिन रात देखे हैं, इतनी सरलता भी आपकी बातों में से ले आई है। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आप जैसे लोगों से बात करती हूँ। स्टूडियो में काफ़ी लोग आते हैं, पर वाकई मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर, अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कोई सपना आपका ऐसा भविष्य के लिए, कुछ प्लानिंग्स आपकी ऐसी, फैमिली के लिए कोई प्लानिंग, समाज के लिए, देश के लिए? देखिए, देश और समाज के लिए तो हमेशा प्लानिंग ही रहती है कि देश और समाज की सेवा हो सके। और परिवार के लिए ऐसी कोई जरूरत, ऐसी कोई रिक्वायर्ड बची नहीं। नहीं, मैं इसलिए ये नहीं, सवाल कर रही थी आपसे क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोगों की रुचियां होती हैं कि भाई हम ये काम करने के बाद थोड़ा राजनीति में भी जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं, कोई प्लानिंग राजनीति आपकी? का ऐसी मेरी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, कोई मैं प्लानिंग है ऐसा फ्यूचर के लिए? अपने माता रानी के आशीर्वाद से कि मेरी ऐसी कोई तमन्ना रहनी के मन में जो पूरी नहीं हुई हो। मेरा जीवन साथी मुझे ऐसा मिला है कि मेरी किसी भी तमन्ना को मैंने उसने छोड़ा ही नहीं कि मैं पूरा नहीं कर सकूं। तो इसलिए अब जीवन में ऐसी कोई तमन्ना नहीं रह गई। लेकिन ये जरूर है कि मैं देश में ये चाहता हूं कि ऐसी ही सरकार रहे जो अमन और चैन रहे। मेरा राजनीति से ऐसा कोई मतलब नहीं है, और ना मैं राजनीति में किसी पद पे हूँ, ना मुझे नहीं, राजनीति बिल्कुल में किसी पद को लेने का शौक है। बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ हम और हमारा देश और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। इसलिए ऐसी सरकार को चुना जाए जो देश के लिए कार्य कर रही है। और अगर आपको ये लगता है कि ये देश की सरकार जो मौजूदा है ये आपके लिए कार्य कर रही है, तो मेरी बात आप समझ सकते हैं कि आपको किसको संभालना है और किसको वोट देना है। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है सर, बड़ा बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके सर, बिल्कुल। और आपसे बात करके मुझे आज इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली, काफ़ी मुझे पूरा यकीन है कि जब जब आपका वीडियो जाएगा तो हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्सुक होंगे आपको देखने के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। सर, एक आखिरी जो मेरा एक सवाल है मेरे मन से कि काफ़ी लोग होते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, ज़रूरतमंदों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर आर्थिक रूप से कई बार वो लोग इतने मजबूत नहीं होते हैं। किस किस तरीके से छोटे छोटे आइडियाज दे सकते हैं आप कि सेवा की जा सकती चलो, है मैं अपने स्तर पर? मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक जगह कहीं भंडारा चल रहा था। वहाँ 3 दोस्त बैठे थे और भंडारा खा रहे थे। और भंडारा खाते खाते बोले कि हमारी भी इच्छा है हम भंडारा करें। तो पास में एक साधु बैठे थे, बोले तो बेटा भंडारा कर लो। बोले हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। तो बोले एक बिस्कुट का पैकेट ले लो, उसको हाथ में पूरा चूरा कर लो और चींटियों को खिला दो, हो गया बस, भंडारा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी यही आप सोच। इतने से इधर दाने ले लो, कबूतरों को खिला दो, बिल्कुल चिड़ियों को खिला दो, हो गया भंडारा। तो ये जरूरी नहीं है कि भंडारा हम इंसानों के लिए ही करें, इंसानों के लिए इंसानों के लिए ही करें। क्योंकि हम किसी भंडारे को अगर खा रहे हैं ना, तो वो उसकी उस अन्न पे उस प्रभु परमेश्वर ने हमारा नाम लिखा है, बिल्कुल उस सृष्टि के निर्माता ने हमारा नाम लिखा है। तो हम कुछ ऐसा करें जो जीव जंतुओं के लिए भी करें। तो भंडारा होना उसी को भंडारा कहते हैं। जहां पर अनगिनत लोग बिना भेदभाव के खा सकें, वो भंडारा है। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, आपकी बात बड़ी गहरी है। आज सुबह हुआ ऐसा कि आज मैं हमारे स्टूडियो में सब लोग लड्डू खा रहे थे और मेरे हाथ से आधा लड्डू गिर गया ज़मीन पर और किनके पैरों में आ गया। तो मैंने वो उठाकर, जबकि मुझे खाने का मन था, मैंने उठाकर ले जाके चींटियों में डाल दिया। तो मैंने ये सोचा कि मैं बैठी हूँ यहाँ पर और चींटी के दिमाग में ही नहीं था, मगर देखिए उनका नाम लिखा हुआ था। यही बात मेरे मन में आई और आपने भी यही बात आज कह दी। तो कह रहा हूँ ना कि ये जो हम करना चाहते हैं ना, आप अपने दिमाग से जिस चीज को करना चाहोगे ना, वो चीज आपको हमेशा उसी तरफ दिमाग आपको लेके जाएगा। आप, जरूरी नहीं होता रुपए पैसे से भंडारे नहीं होते। जरूरी नहीं होता किसी भी चीज से ऐसा कोई चीज हो जो आप कर सकते हो। आप किसी अस्पताल के बाहर खड़े होते हो, आपके मन में इच्छा है कि मुझे सेवा करनी है, किसी मरीज की ट्रॉली में धक्का दे लो। बहुत अच्छी आपके सोच इधर है, ये बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज है। आपके लिए सेवा हो गई, उसको मदद मिल गई। बिल्कुल क्योंकि ऐसी आप एसएमएस चले जाओ, आप कभी घंटे आधे घंटे का टाइम निकालो, एसएमएस जाओ। ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके साथ कोई नहीं होता, या जो होता है ऐसी लेडीज होती हैं जो उन ट्रॉलियों को धक्का नहीं दे सकती। धक्का नहीं दे तो पाती हैं। आप ये कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा नहीं, कि बिल्कुल। वार्ड बॉय अवेलेबल नहीं होते, वार्ड बॉय अवेलेबल होते हैं। लेकिन वहां पर इतना ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं कि वार्ड बॉय अपनी पूरी ड्यूटी जब तक करके वापस आएगा, तब तक दूसरी ट्रॉली में मरीज तड़पता रहता है। जिसको लगती है वही दर्द अपना जानता है कि मेरा दर्द कितना हो रहा है। बिल्कुल तो आप उस ट्रॉली को धक्का देके अंदर ले आके उसको डॉक्टर को दिखा दो, आपकी समाज सेवा हो गई। ऐसे जरूरी नहीं होता है कि रुपए पैसे से ही समाज सेवा होती है। आप कहीं पर आप देखते हो कोई व्यक्ति है भीख मांग रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे मैं गर्मी में निकलता हूँ तो मेरी गाड़ी में मैं
चप्पलें लेके निकलता हूँ। सर आप आपकी बात कंप्लीट करें। एक बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं इस सवाल पर आऊंगी। मैं मेरी गाड़ी में बच्चों की चप्पलें लेके डाल के डिक्की में डाल के जाता हूँ, तो उसको जहां मुझे देखता ना बच्चे दिख रहे हैं, मैं गाड़ी से नीचे साइड लगा के उन बच्चों को चप्पलें पहना देता हूँ। तो ये समाज सेवा हो गई। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास चलो चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, आप स्कूटर पे, साइकिल पे, रिक्शे पे कुछ भी करते हो, आप ऑटो रिक्शा चलाते हो, 10 बोतलें पानी की भर लो। आपको कहीं लगता है कोई बच्चे हैं, कोई भिखारी है, भीख मांग रहे हैं, उनको पानी की बोतल दे दो, आपकी समाज सेवा हो गई। समाज सेवा हो गई। समाज सेवा का प्ररूप पैसे से नहीं होता है, पैसों से ही नहीं होता, समाज सेवा का प्ररूप इच्छा से, मानव इंसान की मदद वो अपन किसी भी रूप में कर सकते हैं। किसी भी रूप में कर आपकी इच्छा शक्ति है, इच्छा आप होनी किसी भी चाहिए, नियत होनी चाहिए, किसी भी तरीके से सामने वाले की मदद कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत मैं एक सवाल शायद भूल जाऊंगी, इसलिए मैं करना चाहूंगी। एक वाकई में एक ये बात करना ज़रूरी है कि जो सड़क पे बच्चे होते हैं, देखा होगा हमने कि जब हम ट्रैफिक पे कहीं पे रुकते हैं तो बच्चे आ जाते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए। उनको रुपए पैसे देना ठीक है या नहीं? क्योंकि नहीं, आपकी क्या सोच पैसे है? वो नहीं, पैसे नहीं, बच्चे मांगते नहीं, हैं, नहीं, रुपए पैसे उनको देना मैं चाहिए या नहीं समझता देना हूँ। चाहिए? देखो मैं आपको बता दूं, मैं शनिवार मंगलवार मंदिर जाता हूँ मेरे पूरे फैमिली के साथ। बाकी तो मैं 7 दिन जाता हूँ, लेकिन मालवीय नगर से सिटी में टकसाल हनुमान जी, चांदी के टकसाल हनुमान जी, मैं लगभग 35 सालों से मंदिर जा रहा हूँ। वहाँ जाता हूँ मैं, वहाँ से निकलता हूँ। जब मैं वहाँ से निकल के आता हूँ तो 3-4 बच्चे हैं जो झलाना के पास मुझे मिलते हैं, तो मैं उनको पैसे ना देके उनके लिए खाने की वस्तु लेके जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी जैसे होली है, उनके लिए रंग ले जाओ, किसी टाइम निकलो, आप उनके लिए 10-20 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपके पास हो, जो भी नहीं है, हजारों लाखों की कोई चीज लेनी होती है, 10-20-50 रुपए के आप खिलौने ले जाओ, बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं। पर उनको कहने का मतलब है पैसे ना दे, पैसे नहीं देना पैसे चाहिए, पैसे देना उचित नहीं है। पैसे देना उचित बच्चे तो नहीं है। देखो, बच्चे तो किसी भी चीज से खुश हो सकते हैं। आज बच्चा कहता है मुझे चांद चाहिए, ओके, 2 मिनट में चांद दे सकते हैं बच्चे को। आप थाली रख दो, उसमें पानी रखो, चांद दिखेगा, बच्चे को चांद नजरिया दिख गया। कितना अच्छा है सर। देखिए इस बात से कितनी गहरी बात कही, इनका नजरिया कितना अच्छा है। इस नजरिए में भी ये देखने के लिए मिल रहा है कि इच्छा शक्ति, कि आप थाली में पानी रखिए, पानी रखिए, आपको चांद दिखेगा, चांद दिख जाएगा। तो कितनी गहरी बात कही आपने। बच्चे को चांद दिखना चाहिए। बोले चांद तेरा बेटा, वो उसमें हाथ मारेगा, उसको काफी चांद दिखेगा। पॉजिटिविटी आपकी बातों में है। बहुत बहुत सही सर आपने बात की। और सर की बातें जो है, मैं चाहूंगी कि आप लोग जब इनका इंटरव्यू आए तो उसको रिपीट करके सुनिए, क्योंकि ये सुनना बहुत जरूरी है। उनकी बातों से यही हमें पता चला, इतनी बातों से, कि कुछ करने की इच्छा हो तो संसाधन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं से भी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, महिलाओं के लिए कोई मैसेज, या होली पे हम चाहेंगे कि बधाई आप हमारे पूरी जो जनता है, देशवासी हैं जो हमारे, उनको कुछ देना चाहेंगे, शुभकामनाएं? नहीं, मैं तो सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा परिवार के अंदर और समाज के अंदर ऐसी होली खेलें जिससे किसी की भी बहन बेटी को दुख तकलीफ और परेशानी नहीं हो। ना वो आपको पीठ पीछे ऐसा कोई कमेंट्स करे कि इसकी वजह से मेरी होली खराब हो गई, होली खराब हो गई। जी बिल्कुल, हम भी होली की आप सबको बधाइयां देना चाहेंगे। साथ ही साथ राजन सरदार जी, आपसे बात करके आज सच में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिली, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत काफ़ी कुछ जानने को मिला। और ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जीवन के बारे में जानकर सभी को प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। हम कामना करते हैं कि आप न्यूज़ 21 के स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका पहले बात तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, आभार आपका कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। हम चाहेंगे कि आप आगे भी समय समय पर मैं आते हमेशा सेवा के लिए तैयार हूँ। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत पूरी टीम का धन्यवाद। जो आप लोगों ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मेरी बात जो समाज में जानी चाहिए वो और ज्यादा अच्छे रूप से जा रही है। चलिए सर, हम तो आपसे मिलना काफ़ी समय से चाहते थे, पर जिस तरह से मैंने बताया कि सर समाज सेवा में वास्तव में जो है वो व्यस्त रहते हैं। इनके जो पूरे दिन का, जो मैं कहूँगी बहुत ही कम नींद लेते हैं, जितना मुझे इनके बारे में पता चला था। और आज इनसे मिली, जब हमने इनसे बातचीत की तो काफ़ी कुछ जानने के बारे में भी मिला कि कितने क्षेत्रों में ये अपनी समाज सेवा दे रहे हैं। इसके चलते इनका जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहता है, फिर भी आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो देखिए, जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं हो। इस बात पे मैं सच में बहुत यकीन करती हूँ। इस जीवन में सब कुछ संभव है, एवरी सिंगल थिंग इज पॉसिबल।
तो न्यूज़ 21 पर आज की खास मुलाकात में, हमारे खास एपिसोड में आज आप मिले राजन जी से, जिनसे बात कर हमको बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके के आगे के भी अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।